हेलो, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। आज बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और धीरे धीरे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ों के बारे में आपसे बात करनी है। हम लोग और चीज़ों के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे डेफिनेट इंटीग्रेशन तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो है एरिया अंडर कर्व। देखो बेटा, एरिया अंडर कर्व क्या होता है? ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला एक स्टैंडर्ड ग्राफ है। इस ग्राफ पे बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू हर जगह क्या है बेटा? वाई नॉट। इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू जो है बेटा वाई नॉट है। एक्स एक्सिस पे कुछ भी हो, वाई एक्सिस पे बेटा वाई नॉट है। और ये एक पॉइंट है बेटा x1, ये एक पॉइंट है x2 और मुझे बेटा ये एरिया चाहिए, मुझे ये एरिया चाहिए। तो इस केस में मैं कह सकता हूं एरिया अंडर कर्व। हालांकि सच्ची बात यह है कि ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व तो नहीं है पर चलता है। तो ये एरिया आप बिल्कुल सही पहचान रहे हो, एक रेक्टेंगल है। इन जनरल हो सकता है स्पेसिफिक केस में स्क्वायर हो जाए, लेकिन इन जनरल एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की ये विड्थ x2 माइनस x1 है और ये हाइट क्या है बेटा? वाई नॉट। तो इस केस में एरिया अंडर कर्व है बेटा वाई नॉट इंटू x2 माइनस x1। इस एरिया अंडर कर्व को यूं भी लिख सकते हैं वाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स। सबको याद है डेल्टा एक्स इज चेंज इन x, दैट इज फाइनल x माइनस इनिशियल x। सो दिस इज एरिया अंडर कर्व between x1 and x2. This is area under curve between x1 and x2, है ना? आया बेटा समझ में ये? तो एरिया अंडर कर्व बिटवीन x1 एंड x2, इसका ये फॉर्मूला है बेटा y नॉट इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आ गया बेटा ये चीज? ठीक है। अब जरा आगे देखो, अब जरा आगे देखो बेटा, एक दूसरा कर्व है, उसके नीचे का भी एरिया आपको निकालना है। ये दूसरा कर्व देखो बेटा, पहला वाला कर्व का तो एरिया आपने आराम से निकाल लिया। ये दूसरा कर्व है बेटा और इस दूसरे कर्व के नीचे का एरिया निकालना सीखो। देखो बेटा, इस बार बेटा कुछ यू कर्व है जिसमें के ये हाइट, ये पॉइंट y1 है, ये पॉइंट बेटा y2 है। और इस गैप को हिसाब करके बता दिया गया है डेल्टा x1 और इस गैप का हिसाब करके बता दिया गया है डेल्टा x2। अब मुझे बताना है कि इस केस में एरिया अंडर कर्व क्या होगा। इस केस में बेटा एरिया अंडर कर्व क्या होगा? इस केस में एरिया अंडर कर्व होगा, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। पहले बेटा ये एरिया अलग से निकाल लेंगे, फिर बेटा ये एरिया अलग से निकाल लेंगे। ये पहला वाला एरिया होगा बेटा y1 डेल्टा x1, दूसरा एरिया होगा बेटा y2 डेल्टा x2। ये बेटा टोटल एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। आया सबको समझ में? ये बेटा अब नया एरिया अंडर द कर्व है y1 डेल्टा x1 प्लस y2 डेल्टा x2। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटा असली दुनिया के ग्राफ इतना सिंपल नहीं होते। असली दुनिया में बेटा हो सकता है कि आपका ग्राफ कैसा निकले, कुछ यूं कुछ भी हो सकता है ना।
और आपको निकालना हो ये वाला एरिया x1 से लेकर x2 के बीच का, और ये इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन आपको मालूम हो y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू सम इक्वेशन इन x। इस बार एरिया अंडर कर्व कैसे निकालोगे? इस बार एरिया अंडर कर्व कैसे निकलेगा? देखो बेटा, इस बार क्या करो कि अपने इस एरिया को, इस खूबसूरत एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट दो, है ना। मैंने देखा था एक बार एक पर्सन को बड़ी तेजी के साथ गाजर काटते हुए। बस यूं ही इसको भी पतले 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 स्ट्रिप्स में काट दो, और उन स्ट्रिप्स में एक स्ट्रिप ये वाली देखो बेटा, देख रहे हो ये स्ट्रिप? इस स्ट्रिप की यहां पर जो हाइट है वो y है, और ये जो विड्थ है बेटा ये क्या है? dx। dx पहचानते हो? dx क्या होता है बेटा? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। तो बाकी सब में विड्थ क्या थी? नीचे में डेल्टा x थी ना, इस बार विड्थ क्या है बेटा? dx। और ये dx बहुत छोटा है। कितना छोटा है? इनफाइनाइटली छोटा। आपको दिख रही है ये विड्थ? तब तो ये बहुत बड़ा हो गया। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपको दिखे नहीं, बल्कि उससे भी छोटा। ये उतना छोटा होना चाहिए कि जिससे छोटा आप इमेजिन ना कर पाओ। समझ गए? और मैथमेटिशियन ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन कर लेते हैं जो वो खुद इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, मैथमेटिशियंस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये साइड बेटा क्या है? dx। और ये जो हाइट है बेटा उसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यहां पे मैं एम्फेसाइज करूंगा थोड़ा सा डाउट है, बहुत थोड़ा सा डाउट है। कितने का डाउट है बेटा? वेल ऐसे समझो विड्थ भी तो dx है। जब विड्थ इतनी कम है बेटा तो हाइट में डाउट बहुत ही कम है। और ये जो पतली सी स्ट्रिप बनी बेटा, ये जो पतली सी स्ट्रिप है ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है। इधर से रेक्टेंगल है, इधर पता नहीं थोड़ा सा क्या है, हल्का सा, लेकिन बहुत ज्यादा डाउट नहीं है क्योंकि विड्थ इतना छोटा है कि इन दोनों साइड के डिफरेंस में कोई खास डिफरेंस है नहीं। आया बेटा समझ में? और काइंड ऑफ वहां पर जो हाइट है थोड़े से एरर के साथ हम कह सकते हैं कि हाइट क्या है? y। और ये एरिया क्या है बेटा? ये बेबी एरिया, ये बेबी एरिया है, छोटा सा एरिया है y dx। अरे देखो ना, पहले एरिया क्या था? y डेल्टा x था ना हर एक स्ट्रिप का। इस बार हर एक स्ट्रिप का एरिया क्या है बेटा? y इंटू dx, y इंटू इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। थोड़ा सा एरर है y में, पर टर्न्स आउट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस चीज का खुद अपना एक प्रूफ है, पर हम लोग उस प्रूफ में नहीं जा रहे। आया बेटा समझ में? तो घुमा फिरा के बात ये हो गई कि ये छोटा सा एरिया y dx है, ऑलमोस्ट। y dx में थोड़ा सा डाउट है हम लोगों को कि एग्जैक्ट y dx है या नहीं, पर मैं बोल रहा हूं फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक है, एग्जैक्ट y dx है। आया समझ में? फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स किसी मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया था फर्क नहीं पड़ता, पर हटाओ, हम लोग उस पर ध्यान नहीं जा रहे, उसके प्रूफ पे हम नहीं जा रहे, नहीं फर्क पड़ता। मैं बोल रहा हूं हमने मान लिया। तो अब टोटल एरिया चाहिए ना। इस तरह के छोटे 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 एरिया को अगर जोड़ दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा ना। इस तरह के छोटे छोटे एरिया को जोड़ने से बेटा टोटल एरिया आएगा। आया समझ में? तो इस केस में बेटा एरिया अंडर कर्व क्या होगा? इस केस में एरिया अंडर कर्व होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये जो छोटे छोटे एरिया को जोड़ते हैं ना उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। लेकिन इस इंटीग्रेशन में थोड़ी सी और चीजें भी हैं। इंटीग्रेशन में x की पहली वैल्यू x1 है, x की फाइनल वैल्यू x2 है। बेटा x1 और x2 को, x1 को नीचे में लिखो और x2 को ऊपर में लिखो। और ये इंटीग्रेशन बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। यही डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर द कर्व।
डेफिनेट इंटीग्रेशन देता है बेटा एरिया अंडर द कर्व। आया समझ में सबको? यही बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर द कर्व। आ गया सबको समझ में अच्छे से? अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा इसके बाद इस एरिया को डिफाइन करने के बाद तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा? देख कर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। दो मेथड है। मेथड नंबर 1, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा नीचे और ऊपर क्या लगी रहती है? लिमिट। मेथड नंबर 2, अगर ये चैप्टर नहीं है, मैथमेटिक्स फाउंडेशन नहीं है, बल्कि रादर देन फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है, तो फिजिक्स में सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन काम आता है। फिजिक्स में सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन काम आता है। फिजिक्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है। आया समझ में? इनफैक्ट मैं तो एक बात कहता हूं, अगर फिजिक्स में, प्रॉपर फिजिक्स में, ये मैथमेटिकल फाउंडेशन में नहीं, प्रॉपर फिजिक्स में कहीं भी आप बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हो जिस पर लिमिट नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है और कुछ लिखने वाला लिमिट लगाना भूल गया है। समझ गए बेटा? फिजिक्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम नहीं होता। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन के उल्टे से किसको क्या मतलब है? किसी को मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई ये बात। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके बाद एरिया अंडर कर्व डिस्कस करने के बाद अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला देखना बेटा, इसके बाद मैं आपको एक्चुअली इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, ये बाय द वे डेफिनेट इंटीग्रेशन था, और बेटा अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूं। मैं आपको टीच कर रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा, उसके अगले क्वेश्चन से हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पॉज करके करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, खुशखबरी है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले सेम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपने कल पढ़ा था वो टोटली बर्बाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूलेस तो सेम है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट के। जो फॉर्मूलेस याद किए थे वो तो यहां भी काम आने हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां प्लस सी नहीं लगता, वो सिर्फ इनडेफिनेट का तमाशा था। डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगता। और एक और डिफरेंस है वो अभी बताता हूं, पर बेसिक फॉर्मूले डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सेम है, तो जो आपने याद किया था वो काम आएंगे। ठीक है, फाइंड एरिया अंडर द कर्व, find area under the curve y is equal to x from x equal to 2 to x equal to 4। क्या क्वेश्चन है बेटा? फाइंड एरिया अंडर द कर्व y is equal to x from x equal to 2 to x equal to 4। स्टार्ट करते हैं बेटा ये क्वेश्चन। देखो बेटा इस क्वेश्चन के थ्रू सीखो कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया बेटा एरिया अंडर कर्व होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। एरिया अंडर कर्व होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और इसमें बेटा लिमिट्स लगाने की बात है। कहां से कहां लिमिट्स है? साफ साफ तो दिया है कि x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक लिमिट है। तो दिस लिमिट विल रन फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। 2 से 4 तक लिमिट है x की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा हमें क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू x है, तो y की जगह बेटा x लगा दो, क्योंकि देखो यहां जब इंटीग्रेशन पे आओगे तो y अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है, इसको कोई डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता। ये स्टेट ठीक है, लेकिन एक्चुअल इंटीग्रेशन के लिए हमें y कुछ चाहिए, कुछ चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो y की जगह बेटा x लगा दो। कर्व की इक्वेशन तो साफ साफ बोला ही है, y इज इक्वल टू x है। तो यहां पर y की जगह बेटा क्या डाल दो? x। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, x dx। और ये बेटा x रेज टू पावर 1 है, x रेज टू पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर 2
अपॉन 2। x रेज टू पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा बेटा x रेज टू पावर 2 अपॉन 2। और अगर इस पे अभी ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। पहला डिफरेंस ये कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं आएगा। पहला डिफरेंस ये कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं आएगा। दूसरा काम ये कि ये 2 और 4 का भी काम खत्म नहीं हुआ है, उनका कुछ काम है। तो यहां पर बेटा स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो और स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा डाल लो 2 and 4। ये 2 and 4 बेटा क्या है, लिमिट है। एक बार इंटीग्रेशन खत्म हो गया बेटा तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नीचे हमने लिमिट लगाई। इंटीग्रेशन से पहले हॉकी स्टिक के ऊपर नीचे 2 और 4 था। इंटीग्रेशन होने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर और नीचे हमने लिमिट लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग लिमिट्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, लिमिट्स लगाने जा रहे हैं। लिमिट्स कैसे निकालता हूं बेटा, मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको सिखा रहा हूं। एक डिफरेंस डेफिनेट और इनडेफिनेट में, यहां पे प्लस सी नहीं था, वहां पे प्लस सी था। ठीक है बेटा। दूसरा डिफरेंस है बेटा, ये एक और स्टेप है अप्लाइंग लिमिट्स। लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, अब एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व हो जाएगा बेटा। ये ब्रैकेट जो है ना, इसको 2 बार कॉपी कर लो माइनस भी साइन के साथ। और फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा x की ऊपर वाली वैल्यू डाल दो। दिस विल बी 4 स्क्वायर बाय 2 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में बेटा x की नीचे वाली वैल्यू डाल दो माइनस 2 स्क्वायर बाय 2। दिस इज इक्वल टू, ये समझ में आया बेटा क्या किया मैंने एक्स स्क्वायर बाय 2 को 2 बार कॉपी कर लिया। और जब एक्स स्क्वायर बाय 2 को 2 बार कॉपी किया तो पहली बार x की वैल्यू 4 रखी, 4 स्क्वायर बाय 2 बन गया। दूसरी बार में x की वैल्यू 2 रखी तो 2 स्क्वायर बाय 2 बन गया। आया समझ में बेटा। दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाय 2 16 बाय 2 8 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर 4 बाय 2 2 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6। तो इस केस में बेटा एरिया अंडर द कर्व क्या है, 6। आया सबको समझ में। अब मजे की बात सुनो। मजे की बात यह है कि हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि क्या सच में एरिया अंडर द कर्व 6 है या ऐसे ही हमारे साथ मजाक किया जा रहा था। क्यों, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एक्स क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का बेटा हम ग्राफ बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ बना के बेटा देख सकते हैं। जरा देखना बेटा इसका ग्राफ बना के एरिया 6 आता है कि नहीं। देखो बेटा ये ग्राफ हमारा तैयार है। y इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन थी ना, y इज इक्वल टू एक्स। पहले बेटा x की वैल्यू 0 डालो तो y भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 0,0। अब x की वैल्यू 2 डालो। 2 क्यों डालो, अरे 2 और 4 में हमें इंटरेस्ट है। x की वैल्यू 2 डालो तो y भी क्या हो गया बेटा, 2। ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट 0,0 था, ये पॉइंट बेटा 2,2 है। x की वैल्यू 4 डालो तो इधर भी 4 आ जाएगा बेटा। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, 4,4। और 3 पॉइंट बहुत हो गया यार, इतना तो मैं बनाता भी नहीं हूं। ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 4 है, और ये एक्चुअली एरिया है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। और ये एरिया बेटा किस शेप का है, ये एरिया बेटा एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में ये जो परपेंडिकुलर है बेटा, ये कितने का है, 2 का। ये वाली साइड 2 की है, ये वाली साइड 4 की है। और ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको याद हो तो एरिया होता था बेटा हाफ इंटू हाइट, हाइट बेटा 2 है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 4। हाफ और 2 कट गया बेटा, एरिया 6 आ गया। तो हमारा भी तो एरिया 6 है। तो दोनों तरह से बेटा एरिया क्या आ गया, सेम, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों तरह से एरिया सेम नहीं आता तो हम अटक जाते ना। दोनों तरफ से बेटा एरिया सेम आया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बेटा, है ना, दोनों तरफ से बेटा एरिया सेम आ गया, हम बच गए, अच्छी बात है ना। बेटा जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऐसे सोचो, अगर दोनों मेथड से एरिया सेम नहीं आता
तो पूरा सब्जेक्ट इंटीग्रेशन का खत्म हो जाता है ना, बच गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद ज़रा इस पूरे को मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अगला क्वेश्चन है फाइंड एरिया अंडर द कर्व। फाइंड एरिया अंडर द कर्व y is equal to x square from x equal to 0 to x equal to 2। ये करके देखो बेटा, और बढ़ा देता हूं 2x equal to 3। हाँ, ये ठीक है। इस बार बेटा अब आप मुझे पॉज कर लो और लेक्चर पॉज करके आराम से कोशिश करो इसको प्रूफ करने की। देखो बेटा, आप इसको प्रूफ कर पाते हो कि नहीं। आराम से बेटा मेरा लेक्चर पॉज करो और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो आपसे होता है कि नहीं। ठीक है, तो जरा मैं उम्मीद करता हूं आपने मुझे पॉज कर दिया, मैं यूं ही बेवकूफ़ की तरह आपके सामने खड़ा हूं। ठीक है, आप आराम से इसको पूरा करो। पॉज करने के बाद जब कंटिन्यू कर रहे हो बेटा, तो ज़रा देखना मैं इसको कैसे करता हूं। एरिया अंडर कर्व होता है बेटा, एरिया अंडर कर्व, है ना। उम्मीद करता हूं आपका आंसर ऑलरेडी कुछ आ चुका है। देखो बेटा, रूल सिंपल है। अगर आप अपने से अटेम्प्ट करके कुछ आंसर ले आते हो, फिर मैं अपना एक आंसर लाता हूं, हम दोनों अपने आंसर को कंपेयर करते हैं। अगर आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर जाएगा तो आप खुश खुश रहोगे, आपको इस सब्जेक्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। और अगर आंसर मैच नहीं किया तो, अगर आंसर मैच नहीं किया बेटा, तो आप देखोगे कि किस स्टेप पे हम डिफर किए। फिर या तो आपको उस स्टेप पे अपनी गलती समझ में आ जाएगी, या उस स्टेप पर आप क्लैरिफिकेशन ढूंढोगे, उस एक स्टेप पे फोकस करोगे। फिर जब वो स्टेप समझ में आ जाएगा बेटा, तो वो स्टेप हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा और आप कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे उस एक स्टेप में कम से कम। समझ गए बेटा? इसलिए अच्छा रहेगा कि आराम से पॉज करके क्वेश्चन पूरा कर लो और फिर कंपेयर करो। ये बहुत अच्छा तरीका रहता है बेटा मैथ्स पढ़ने का। मैथ्स दूसरे लोगों की देखा मत करो, रादर अपने से सॉल्व कर लो और फिर कंपेयर करो कि हमारा और उनकी लॉजिक डिफर कहाँ करती है, और अगर डिफर करती है तो क्यों करती है, क्या डिफरेंस आ गया। एनीवे, एरिया अंडर द कर्व बेटा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। x कहाँ से कहाँ ले जाना है बेटा, x0 से x3 तक ले जाना है। और y को बेटा ऐसे तो कर नहीं सकते हो इंटीग्रेट, y अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है, तो y की जगह बेटा क्या लगा देना चाहिए, x स्क्वायर। So this will become integration of x square dx। कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से 3। ठीक है बेटा। और अगर इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 3। ध्यान देना कोई प्लस सी नहीं लगाना है। एडिशनली ध्यान देना वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नीचे लिमिट लगानी है। अब लिमिट लगाने का स्टेप अप्लाई करते हुए, अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स अगर अप्लाई करोगे ये बन जाएगा बेटा 3 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3। फर्स्ट ब्रैकेट में x की ऊपर वाली वैल्यू डालो, सेकेंड ब्रैकेट में x की नीचे वाली वैल्यू डालो। 3 क्यूब बाई 3 बेटा 27 बाई 3 हो गया, 27 बाई 3 जो है 9 हो गया। दिस इज 9 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 9। इसलिए बेटा एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया, 9। नोटिस करना बेटा, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पैराबोला आप बनाओगे तो उसके नीचे का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा कि यही है। आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। लास्ट केस में हमने वेरीफाई किया था, हर केस में वेरीफाई करने मत बैठ जाना, बस लास्ट केस में ही वेरीफाई किया था। आगे बेटा समझ में, तो एरिया अंडर द कर्व बेटा कितना आ गया, 9। उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर मैच किया था। उम्मीद करता हूँ आपका भी मैच किया होगा, एक्सेप्ट मैं आप जो है कैमरे को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। पर जब आप वीडियो देखोगे तो लगेगा मैं आपको बोल रहा हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एरिया बेटा इसके साथ क्या आ गया, 9। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला इसके बाद
अगला है बेटा फाइंड एरिया अंडर द कर्व। फाइंड एरिया अंडर द कर्व y is equal to sin x, from x equal to 0 to x equal to pi। ये अगला क्वेश्चन है। ओ बाय द वे लास्ट इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट था बेटा, वो मैं बताना भूल गया, जल्दी से वो बता देता हूँ, फिर इसका कर लेना, ज़रा सा सुन लो वो बात। वो बात ये है बेटा कि अक्सर बहुत सारे लिमिट्स में लोअर लिमिट 0 होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, लेट अस से मोर देन 80% प्रॉब्लम्स में लोअर लिमिट बेटा 0 से स्टार्ट होती है। और जब लोअर लिमिट्स बेटा 0 से स्टार्ट होती है ना, तो अक्सर लोअर टर्म 0 हो जाती है। और जब लोअर टर्म 0 हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा कि उनकी आदत पड़ जाती है लोअर लिमिट पुट ही नहीं करने की, ठीक है, और जो कि अक्सर काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी उससे धोखा होता है, क्योंकि कभी कभी लोअर लिमिट काम करती है, कभी कभी कई केसेस में लोअर लिमिट एप्लीकेबल होती है। आई बात बेटा समझ में? तो थोड़ा सा बेटा लिमिट्स का ध्यान रखो, है ना, लिमिट्स कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये वाला आ जाना बेटा फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। अंडरस्टूड है कि ये 0 और पाई कौन से एंगल है बेटा? रेडियंस है। ये अंडरस्टूड है कि 0 और पाई क्या है बेटा? रेडियंस। इस क्वेश्चन को किसके टर्म में करना है? रेडियंस के टर्म में। ऑफ कोर्स आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख चुके हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखा है बेटा तो डायरेक्टली मेरी बात माननी पड़ेगी कि इसकी ये वैल्यू होती है, अदरवाइज हम लोग निकालेंगे पूरा, ठीक है। तो जो लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखे हैं बेटा वो ये क्वेश्चन पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, लिमिट्स तक आ जाएंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद अटक जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, वहाँ तक तो आ जाओ अगर नहीं भी किया हो तो। मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा, तब तक आप मुझे बीच में पॉज करके आराम से खुद से सॉल्व कर लो। तो ज़रा इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। देखो बेटा जैसा हमने डिस्कस किया, एरिया अंडर कर्व हमेशा की तरह बेटा क्या रहेगा? सभी प्रॉब्लम में एक ही तो रहता है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और y की जगह बेटा क्या लगाना है हमें? y की जगह लगाना है sin x। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अरे यहाँ 0 से पाई लगा दो, क्योंकि ये 0 और पाई बेटा किसका काम कर रहे हैं? लिमिट्स का। ये 0 और पाई बेटा किसका काम कर रहे हैं? लिमिट्स का। तो यहां पर बेटा 0 से पाई लगा दो, ठीक है। अब बेटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। आंसर में को है ना, इसलिए बेटा माइनस कॉस एक्स। और माइनस कॉस एक्स लिमिट्स लगाना बाकी है बेटा 0 से पाई। अब अगर इस पे लिमिट लगा दें तो दिस विल बी इक्वल टू, दो ब्रैकेट में इसको चेंज कर देंगे, दो स्क्वायर ब्रैकेट में, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस कॉस पाई माइनस सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस कॉस 0। और यहां पर बेटा दो चीज हमें जाननी पड़ेगी, एक तो ये कॉस पाई कितना होता है और दूसरा ये कि ये कॉस 0 कितना होता है। कॉस 0 आप लोग सबको मालूम है +1 होता है, मालूम है ना, 10th पास किया ना, तो याद होना चाहिए कि कॉस 0 बेटा क्या होता है? +1। और कॉस पाई क्या होता है बेटा? पहले जल्दी से पता करना पड़ेगा कि पाई कितना होता है। पाई का हिसाब देखो बेटा, है ना, पाई रेडियन होता है बेटा। पाई इंटू 180 डिग्री बाई पाई का हिसाब हो गया बेटा, और ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कॉस पाई किसके बराबर हो गया बेटा? कॉस पाई इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री बेटा सेकंड और थर्ड का बॉर्डर है। सेकंड और थर्ड दोनों में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। सेकंड और थर्ड दोनों में कॉस नेगेटिव होता है। और 180 डिग्री बेटा नियरेस्ट 180 डिग्री के है, ऑफ कोर्स वहीं पर है, कितना दूर है? 0 डिग्री दूर है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री बेटा क्या होता है? 1। सो दिस इज -1। cos 0 1 होता है, अंडरस्टूड है। ये नहीं मालूम तो डांट पड़ेगी। cos 0 बेटा क्या होता है? -1। cos पाई इसलिए क्या हो गया? -1। बेटा ये जो बीच में मैंने हिसाब किया,
इसके लिए बेटा 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, लेकिन जितनी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए वो मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में कवर कर लिया है। इस फाउंडेशन कोर्स के पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने कवर की हुई है। जो लोग ये पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं उनको बेटा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो कि डायरेक्टली खुशी खुशी शौक में इंटीग्रेशन में आ गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, आप देख सकते हो इस लेक्चर को इवन विदाउट वाचिंग ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन फिर उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा। बाय द वे वैलिड रीजन है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को स्किप करके इंटीग्रेशन में आने के 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए। वो रीजन ये है बेटा कि जैसे ही मैथ्स का कोर्स 11th में स्टार्ट होता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री तुरंत पढ़ लेते हैं, जबकि इंटीग्रेशन 12th में जाके पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अक्सर फिजिक्स के टीचर नहीं करवाते 11th क्लास के बच्चों को। क्यों? मैं भी 11th क्लास के बैच में ट्रिग्नोमेट्री नहीं करवाता हूँ। रीजन ये है बेटा कि मैथ्स का जो फुल कोर्स स्टार्ट होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग का चैप्टर है। ऑन अदर हैंड इंटीग्रेशन बाद में आता है, जबकि इंटीग्रेशन फिजिक्स में चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी फिजिक्स में चाहिए, लेकिन वो तो मैथ्स में जल्दी पढ़ लेते हो ना। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स होता है 11th के स्टूडेंट होते हैं उनको मेरा ट्रिग्नोमेट्री देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री देख लें। जो रिपीटर्स के स्टूडेंट है जिनके पास मैथ्स नहीं थी वो बेटा ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर देखें। बाय द वे अगर आपके पास मैथ्स है और आप ट्रिग्नोमेट्री जल्दी पढ़ने वाले हो और ये स्टेप समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अज्यूम कर लो बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि cos पाई कितना होता है -1, ठीक है, उसकी वजह से अटको नहीं, वो मैथ्स में जल्दी पढ़ोगे। अगर नहीं है बेटा मैथ्स पढ़ने का प्लान, या तो ऑलरेडी रिपीटर्स में हो, मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट नहीं था, या फिर बेटा 11th में आपने मैथ्स लिया नहीं है, तो बेटा फिर मेरा वाला 5 लेक्चर का बेबी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, उसमें ये सब पॉइंट्स कवर्ड है। तो इस रूल को यूज करते हुए जैसे एरिया अंडर कर्व बन जाएगा माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ +1। और ये जो हिसाब है बेटा, ये जो पूरा हिसाब है, ये तो 3rd क्लास की मेंटल मैथ्स की प्रॉब्लम लग रही है। माइनस इंटू माइनस बेटा क्या हो गया प्लस, दिस इज इक्वल टू +1। यहां पर भी बेटा माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो गया +1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। और ये जो एरिया अंडर कर्व 2 आया बेटा, उसमें 2 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि लोअर लिमिट इग्नोर मत करो। cos 0 0 नहीं होता, 1 होता है। लोअर लिमिट देख लो बेटा। बाय द वे आप अगर देख रहे हो कि लोअर लिमिट को पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोअर लिमिट 0 ही आने वाली है, इसलिए बेटा लोअर लिमिट को स्किप कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन देख के करना, आंख बंद करके नहीं। समझ गए बेटा? देख के करना बेटा, आंख बंद करके नहीं। कभी कभी लोअर लिमिट काम करती है। दूसरी चीज़ बेटा ये, जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद किए हैं ना, साइन एक्स के, कॉस एक्स के, टैन एक्स के, सेक स्क्वायर एक्स के, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब में बेटा एंगल की यूनिट बेटा रेडियन होती है। आया बेटा समझ में? सारे के सारे केसेस में बेटा एंगल की यूनिट रेडियन होती है। ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा चैप्टर है वो ये अज्यूम करके बेस्ड है कि साइन एक्स में एक्स की यूनिट क्या होगी बेटा, रेडियन। पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला दिखाया जाता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, सब में अज्यूम्ड है कि एक्स किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, रेडियन में। आया बेटा समझ में? और वेरी गुड। तो ज़रा इसको दोनों साइड मिटा लेते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बेटा ये रहा आपके लिए अगला सवाल। देखना बेटा खासकर आपके लिए अगला सवाल, फाइंड एरिया अंडर द कर्व y is equal to x into 1 minus x from x equal to 0 to x equal to 1। आराम से बेटा मुझे पॉज करो, अपना आंसर सॉल्व करो। जब सॉल्व हो जाए उसके बाद बेटा मेरा सॉल्यूशन देख लेना। आराम से मुझे यहीं पर पॉज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व होगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आराम से कर लोगे आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें यह होती है कि x इंटू 1 माइनस एक्स को इंटीग्रेट कैसे करें। असल में बेटा ब्रैकेट खोल लो, आराम से हो जाएगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, 0 से 1। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इतना सा कुछ काम है, ब्रैकेट खोल लो बेटा, आराम से हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से 1। लिमिट अप्लाई कर दें, दिस इज इक्वल टू, 2 बार कॉपी करना है बेटा। पहली बार में 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 3 और दूसरी बार में एक बड़ा सा 0। ठीक है, आपका मन करे तो आराम से लिख लो 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 3। मुझे बड़ा 0 लिखना अच्छा लगता है। ठीक है, और बेटा ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। एलसीएम ले लेना बेटा, 6, 3 माइनस 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 6। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है बेटा कितना हो गया, 1 बाई 6। आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसमें अकेले जो लोग गलती करते हैं बेटा, वो इस इंटीग्रेशन को देख के वो डर जाते हैं क्या करना है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में बेटा कोई प्रोडक्ट रूल का झंझट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली है एक प्रोडक्ट रूल, लेकिन वो फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है। फिजिक्स में बेटा आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलनी चाहिए कि जिसमें एक्चुअली प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़े। तो हो गया बेटा, इससे काफी है, 1 बाई 6 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन है फाइंड एरिया अंडर कर्व y is equal to 2 minus x from x equal to 0 to x equal to 4। आप मुझे पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तब तक मैं इस साइड को जरा मिटा लूं। ये अगला क्वेश्चन बेटा आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। हाँ बस अब ठीक है, यहीं पर बेटा आराम से पॉज कर दो, है ना, और सॉल्व करके फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। पर एक गड़बड़ हो गई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने पॉज करके यहाँ रीस्टार्ट किया। अगर नहीं वैसे किया तो मज़ा नहीं आएगा, अगर पॉज करके रीस्टार्ट किया तो ड्रामेटिक लगेगा। आंसर 0 आ रहा है क्या आपका? कैलकुलेशन को रीचेक करो, वापस पॉज कर दो। ठीक है, इनफैक्ट आंसर 0 आ रहा है। हालांकि एरिया अंडर द कर्व 0 कैसे हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। तो ज़रा सा बेटा ज़रा सा स्टार्ट करते हैं मिलकर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एक बार मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पंगा है। स्टेप्स तो उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों को समझ में आ गए। प्रॉब्लम ये है जब आप स्टेप्स को फॉलो करते हो बेटा, तो इस क्वेश्चन में आंसर कभी कभी 0 आ जाता है, और 0 कैसे आता है दिमाग घूम जाता है। ठीक है, देखते हैं बेटा। एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। यहां तक तो आप लोग सबने यही काम किया। y की जगह बेटा क्या सब्स्टिट्यूट किया, और लिमिट्स 0 से 4। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, y की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया 2 माइनस एक्स dx। ब्रैकेट खोल के हम इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाहर चला जाएगा, 2 dx हो गया ना, 2 बाहर चला गया, x आ जाएगा 2x। क्लियर है बेटा सबको? माइनस x की पावर 1 है, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये 2 का इंटीग्रेशन सबको समझ में आया ना बेटा? 2 में क्या हुआ, ब्रैकेट जब खोला तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। 2 बाहर चला गया, dx का इंटीग्रेशन x डिस्कस किया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ k dx kx होता है, उसी हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx विल बी 2x। लिमिट्स लगाना बाकी है बेटा 0 से 4। जब लिमिट्स लगाओगे बेटा तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 2 into 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट डेफिनेटली बेटा 0 है, बहुत बड़ा 0 है, जिसको मुझे लिखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है फर्स्ट ब्रैकेट भी 0 आ रहा है ना। 4 to the 8 हो गया, माइनस 16 बाई 2 8 हो गया, 8 माइनस 8 बेटा 0 हो गया। जो कि इमीडिएटली ये क्वेश्चन रेज करता है कि एरिया अंडर कर्व 0 कैसे हो सकता है, एरिया अंडर कर्व 0 कैसे हो सकता है। फॉर्चुनेटली बेटा ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये लीनियर ग्राफ है। हम इस ग्राफ को एक्चुअली प्लॉट कर सकते हैं। ध्यान कहां से देंगे, 0 से 4 वाले रीजन पर। x0 डालेंगे, x4 डालेंगे, है ना, और उस रीजन पर देखेंगे, और इस ग्राफ को बेटा प्लॉट करके देखते हैं क्या हो रहा है आखिर इसके साथ, आखिर क्यों इसका एरिया 0 आ रहा है। ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, याद है ना सबको, x रन्स फ्रॉम 0 to 4। फाइन,
ये देखना बेटा ग्राफ तैयार है। वैसे तो सारी वैल्यूज देंगे लेकिन हम लोग स्पेशली इंटरेस्टेड हैं 0 to 4 में, राइट। ओके, y इज इक्वल टू 2 - x, यहां लिख लेते हैं। ओके, x को बेटा 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y कितना आ गया 2। ये पॉइंट है बेटा 0,2। x को 0 डाला तो y कितना आ गया 2। x को 4 डालो तो y आ जाएगा -2। अरे कुछ कुछ समझ में आने लगा मुझे। ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट क्या है 4, -2। और x को 2 डालो तो y 0 आ जाएगा। ये पॉइंट रहा, दिखा सबको। x को 2 डालो तो y 0 आ जाएगा। ये पॉइंट बेटा 2, 0। और इन 3 पॉइंट से आराम से ग्राफ बनेगा बेटा, इन 3 पॉइंट से आराम से ग्राफ बनेगा। ये रहा बेटा हमारा ग्राफ। हाँ हाँ, ये ग्राफ मेरा स्ट्रेट नहीं बना, कोई बात नहीं बेटा, अभी इसको सीधा कर देते हैं। और कौन सा एरिया हमसे पूछा गया है बेटा? 0 से 4 के बीच में फंसा हुआ। 0 से 4 के बीच में बेटा ये एरिया है और ये एरिया है। और अब मुझे समझ में आ गया बेटा, असल में बात ये है, ये ग्राफ नीचे गया ना। जब ये ग्राफ नीचे गया तो हम बेटा एरिया कौन सा देख लेंगे? ऊपर वाला। बेटा जब भी ये ग्राफ नीचे जाता है तो एरिया हम ऊपर वाला देखते हैं। ये एरिया बेटा पॉजिटिव है, ये एरिया क्या है? नेगेटिव है। और टोटल एरिया बेटा 0 है, क्योंकि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। वेट अ सेक, एरिया नेगेटिव होता है क्या? हाँ, एरिया नेगेटिव हो सकता है। एरिया कब नेगेटिव होता है बेटा? एरिया कब नेगेटिव होता है? समझो इस चीज को। कभी भी बेटा देखो, एरिया अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बात होती है। मान लो मुझे ये रूम पेंट करना है। रूम पेंट करने के लिए मैंने सभी साइड्स के एरियाज मेजर किए, उसमें से डोर्स, विंडोज, उनका एरिया सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग एरिया निकाला। उस रिमेनिंग एरिया को बेटा पेंट पर यूनिट एरिया के कॉस्ट पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई किया, उससे मुझे कॉस्ट आ गया, पेंट के अमाउंट का एस्टिमेट आ गया। इस केस में बेटा एरिया स्केलर है। ये वो एरिया है जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, 9th-10th में पढ़ा था। ये एरिया बेटा डेफिनेटली क्या है? स्केलर। ऑन अदर हैंड एरिया का एक डिफरेंट कंसेप्ट भी है। एरिया का एक डिफरेंट कंसेप्ट है बेटा, एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव हो सकता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो एरिया आता है, इस टॉपिक में एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव हो सकता है। कब नेगेटिव होता है बेटा? नेगेटिव तब होता है जब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाता है। तब एरिया अंडर द कर्व, ऊपर वाला एरिया देखते हैं ग्राफ का, ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे, और उस एरिया में बेटा माइनस साइन लगता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो एरिया होता है बेटा वो माइनस भी हो सकता है। इस केस में 0 से 2 तक का एरिया प्लस था, 2 से 4 तक का एरिया माइनस था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, इसलिए प्लस माइनस कैंसिल होके एरिया हमें क्या दे रहा है बेटा? 0। तो ये एक एडिशनल कंसेप्ट था जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, वो ये था कि एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव भी हो सकता है अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो। रूम में एरिया नहीं, वो तो बेटा स्केलर है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। है तो ये भी स्केलर, पर ये नेगेटिव हो सकता है। एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ बेटा नीचे जाएगा तो हम एरिया अंडर द कर्व के बजाय एरिया ओवर द कर्व देखेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ में आया, और मैं आपको एश्योर करता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली क्लास में।